हेलो फ्रेंड, सबको मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार गुप्ता, आईसीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है, मैं वहाँ का प्रबंधक डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपके सामने प्रोग्रामिंग इन सी का 5वें सेशन का क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने अपने 4 क्लासेस पढ़ा लिए हैं। इन 4 क्लासेस में हम लोगों ने सी के बेसिक के बारे में सीखा। सी में जो टोकन्स वगैरह होते हैं उनकी जानकारी हमें मिली। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सी के प्रोग्रामिंग के अंतर्गत 2 फंक्शंस को सीखा, प्रिंटफ और स्कैनफ। और 2 फंक्शन आए सामने, CLR SCR और getCH फंक्शन, और उनके संबंधित मैंने आपको प्रोग्राम्स बना के दिखाए थे जिन्हें आप लोगों ने संभवतः अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे चलाया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था कि उनके प्रोग्राम में एरर है या कंपाइलर काम नहीं कर रहा है। इससे ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स इसे कंप्यूटर पे कंपाइल कर रहे हैं। जो लोग इसे कंप्यूटर या मोबाइल पे नहीं चला रहे हैं उनसे फिर से मेरा अनुरोध है कि आप प्रोग्राम को कंपाइल करिए। जब तक आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल अभी तक की जो जानकारी हमारी हुई है वो प्रिंटफ और स्कैनफ यानी इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में हमने सीखा। देखिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। और कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने के लिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है, आप लाइक पे ज़रूर क्लिक करें। और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, आप उस पर क्लिक करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका अलर्ट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में प्रिंटफ और स्कैनफ को पढ़ा था, तो मैं एक प्रोग्राम आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे एक रिवीजन हमारा हो जाए कि प्रिंटफ, स्कैनफ और वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कैसे होता है, जो कि ये प्रत्येक प्रोग्राम में यूज होगा। तो मैं आज आपके सामने एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम लोग किसी एम्प्लॉय का ID, नेम, पोस्ट, सैलरी को इनपुट करेंगे और उसके सैलरी को जो हमने इनपुट किया है उस पर DA, HRA, GPF का गणना करते हुए उसका जो टोटल सैलरी, नेट सैलरी होता है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है नेम, एक लिया है पोस्ट। चूँकि नेम और पोस्ट स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसकी साइज भी दी है। साइज अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने इंट करके एम्प्लॉय ID के लिए एक वेरिएबल लिया है। फ्लोट के माध्यम से मैंने सैलरी, DA, HRA, GPF और टोटल सैलरी के लिए वेरिएबल लिया है। तो ओवरऑल मैंने पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है और इस प्रोग्राम में मैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट सारे वेरिएबल का प्रयोग कर रहा हूँ। अब मेरी आवश्यकता है कि मैं एम्प्लॉय का ID, नेम, पोस्ट, सैलरी इनपुट करूँ, तो उसके लिए मैंने स्कैनफ स्टेटमेंट का सहारा लिया है। स्कैनर के बाद मुझे DA 45% निकालना था, HRA 15% निकालना था, GPF 10% निकालना था। तो मैंने उसके लिए फार्मूला लगाया हुआ है। फिर टोटल सैलरी में सैलरी, DA, HRA को मैंने जोड़ा है। GPF चूँकि कटता है इसलिए मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब मैंने जिन जिन बातों का कैलकुलेशन किया था उनको मैंने प्रिंटफ के माध्यम से प्रिंट किया है। इसमें सैलरी, DA, HRA, GPF और टोटल सैलरी को प्रिंट किया गया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आपका कंप्यूटर आपसे एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का पोस्ट और एम्प्लॉय की सैलरी मांगेगा और आपने जो सैलरी दिया है उसके बिहाफ पे वो DA, HRA, GPF और टोटल सैलरी का कैलकुलेशन करेगा और उसके उपरांत आपको एक रिजल्ट दे देगा। तो ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा एक रिवीजन हो जाए वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रिंटफ और स्कैनफ के संबंधित। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे बात का ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होंगे, जैसे पाइथन इस समय का बहुत ही
पॉपुलर भाषा हो रहा है, तो जो बातें आप सीख रहे हो यही सारी बातें उनमें भी आती हैं, थोड़े बहुत उनके सिंटेक्स के अंतर आते हैं। तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाए तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खुद से सीख सकते हो। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत हम लोग 4 स्टेटमेंट्स को रखते हैं। एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आपको इफ स्टेटमेंट मिलता है, एल्स मिलता है। एक स्टेटमेंट आपका होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इसमें आपको स्विच स्टेटमेंट मिलता है। एक आपका होता है इटरेशन जिसे लूप भी बोलते हैं, इसमें आपको फॉर वाइल डू वाइल लूप मिलता है। और एक स्टेटमेंट होता है हमारा जंप जिसे हम लोग गो टू के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इन चारों स्टेटमेंट को जान जाएंगे तो हम अपने सी के प्रोग्राम में कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग कर पाएंगे। बात आता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आप सी का प्रोग्राम अभी तक बना रहे थे, तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो टॉप टू बॉटम एक एक लाइन आपका कंपाइलर कंपाइल करता है और उसी सीरियल में उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता है। पर किसी कारण से अगर आपको लगता है कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कोई डिसीजन लेंगे, कोई चेकिंग का काम करेंगे और अगर वो डिसीजन ट्रू हुआ तो हम ये निर्णय लेंगे, फॉल्स हुआ तो हम ये निर्णय लेंगे, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस हैं और उनमें आप इनपुट किए गए वैल्यू के आधार पर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन आता है। किसी जॉब को अगर एक से अधिक बार रिपीट कराना होता है तो उसके लिए हम लोग इटरेशन या लूप लगाते हैं। और अगर आपको अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पॉइंट को एक स्थान से उठा के किसी दूसरे स्थान पे जंप करके ले आना है तो उसके लिए हम लोग जंप स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो जैसा आपके सामने कंट्रोल स्टेटमेंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये हमें योग बनाता है कि हम अपने प्रोग्राम के नियंत्रण फ्लो के नियंत्रण को कंट्रोल कर सके। हम जिस आर्डर में अपने निर्देशों को प्रोग्राम में लिखे हैं उसी क्रम में वो एग्जीक्यूट करता है। ये हमें इस लायक बनाता है कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए कोई डिसीजन ले सकें और कोई एक टास्क रिपीट कर सके या एक सेक्शन से हम दूसरे सेक्शन जंप कर सकें। तो यही ही हमें चारों स्टेटमेंट आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। डिसीजन स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता प्रोग्राम में तब पड़ती है जब हम एक या एक से अधिक कंडीशंस लगाना चाहते हो। हमारा कंडीशन का मूल्यांकन सी का कंपाइलर करेगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमने ट्रू ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अन्यथा हमारा जो फॉल्स ब्लॉक है, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वो फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का काम होगा किसी कंडीशन का मूल्यांकन करके उसके एवज में आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम के जरिए कराना चाहते हैं, हम लोग उसके लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मिलते हैं इनकी भी बहुत सारी वैरायटी है। इसमें सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है हम इसके जरिए एक कोई कंडीशन का मूल्यांकन करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इस इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो इफ स्टेटमेंट में समायोजित होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि इफ के साथ जब भी आप कंडीशन लगाएंगे तो उसमें आपको रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करके कोई तर्क वाला काम, कोई चेकिंग वाला काम कराने के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना होता है। इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत साधारण होता है। हमें इफ लिखना है जो स्मॉल लेटर में होगा, हमें ब्रैकेट में उस कंडीशन को लिखना होता है। उस कंडीशन के लिए हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट होंगे, चाहे एक चाहे दो, उन्हें हमारा सी का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा।
अगर आप केवल इफ लगा रहे हो, आपका कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो वो इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा। अगर इफ के नीचे कोई और स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपका कंपाइलर उसे पढ़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं करेगा। तो इफ आप अपने प्रोग्राम में एक से अधिक बार लगा सकते हैं। अलग अलग निर्णय लेने के लिए आप अलग अलग इफ का प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष बात, इफ स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे तो इसके लास्ट में सेमीकोलन का निशान नहीं लगाना है। अगर आप सेमीकोलन का निशान लगा देंगे तो आपका कंप्यूटर इफ का मूल्यांकन नहीं करेगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा, मगर इफ की चेकिंग नहीं होगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि इफ के लास्ट में हमें सेमीकोलन का निशान नहीं लगाना। अब इफ के साथ आपको परमिशन मिलता है कि आप एल्स स्टेटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो मैंने इससे पहले स्लाइड दिखाया था उसमें खाली इफ यूज हुआ था, तो केवल वो ट्रू ब्लॉक था, उसका फॉल्स ब्लॉक नहीं था। पर अगर आप चाहते हो कि हम कोई कंडीशन चेक करेंगे और उस कंडीशन के ट्रू में हमें क्या काम कराना है, फॉल्स होने में क्या काम कराना है, तो उसके लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और एल्स जो होता है ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि हम इफ के साथ लिखें, ऐसे आपने पिछले स्लाइड में देखा था। पर अगर आप ट्रू और फॉल्स ब्लॉक दोनों दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इफ एल्स का प्रयोग करना होता है। तो जैसे आप स्टेटमेंट इफ एल्स के सिंटेक्स को देख पा रहे होंगे, आपको इफ के साथ एक कंडीशन लगाना होता है। इफ का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होगा। आप जो भी स्टेटमेंट इफ के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में लिखेंगे उसे हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करके दिखाएगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो एल्स है, एल्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस है, इसमें भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। अगर आपका कंडीशन का मूल्यांकन फॉल्स होता है तो आप सीधे एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और एल्स में जो काम आपने लिखा हुआ है उसको हमारा कंपाइलर करता है। तो होगा क्या, या तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। डिपेंड करता है कि कंडीशन का मूल्यांकन का जवाब ट्रू आ रहा है कि फॉल्स हो रहा है। एक विशेष बात का ध्यान देना होगा, विदाउट इफ आप एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट तभी ही आता है जब हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो है वो नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ का क्या जॉब होगा ये जाना जाए। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि नेस्ट माने होता है घोंसला, तो सी में आपको अनुमति मिलता है कि आप इफ स्टेटमेंट के अंदर एक अनदर इफ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। उस अनदर इफ स्टेटमेंट में आप और अनदर इफ यूज कर सकते हैं, यानी कितने भी आप इफ का नेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इफ के इनर में इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ऐसे लिखावट को सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो नेस्टेड इफ की जरूरत तब हमें पड़ती है जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन का मूल्यांकन ट्रू कराते हुए किसी क्रिया को कराना होता है, तो उस स्थिति में हम लोग नेस्टेड इफ का प्रयोग करते हैं। इसके अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो जब आप इफ के साथ कोई कंडीशन पहला लिखोगे तो आपका पहला कंडीशन होगा, फिर इसका ओपनिंग ब्रेस खुला। ओपनिंग ब्रेस में अगर पहले वाले इफ के ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो आप स्टेटमेंट को लिखें, अन्यथा आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो फिर इफ अनदर आया है, थोड़ा यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ एक्सप्रेशन 2 होना चाहिए। तो जो दूसरा वाला इफ है इसमें आप दूसरे कंडीशन को लिखेंगे और इसका फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होगा, और इसमें जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं स्टेटमेंट आप उन बातों को लिखेंगे। ऐसे कितने भी इफ के अंदर आप इफ लगा सकते हैं। तो जब ऐसा लिखावट आप सी लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो उसे हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। हालांकि नेस्टेड इफ का एक सोल्यूशन और है एल्स इफ, जो हम लोग प्रोग्राम में आगे यूज करके देखेंगे। आप एल्स इफ के माध्यम से भी नेस्टेड इफ का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको मैंने इफ के अंतर्गत एक साधारण इफ बताया, एक इफ एल्स बताया, एक नेस्टेड इफ बताया, एल्स इफ की भी मैंने चर्चा करी,
तो ये कुल मिला के 4 वैरायटीज आपको इफ स्टेटमेंट में मिलते हैं। तो आप जहां पे जैसा जरूरत लगेगा हमें वहां पे इन्हें यूज करना होगा। आगे हम लोग इन स्टेटमेंट पे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको इनमें ज्यादा प्रोग्रामिंग में कराऊंगा, इसकी एक्सरसाइज में दूंगा, और मस्ट है कि आप एक्सरसाइज करिए। आप पहले कॉपी पे जो भी आपको प्रोग्राम दिया जा रहा है उसको आप बनाएं और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपके अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है तो मैं उससे बताऊंगा कि ये मिस्टेक है, अगर प्रोग्राम आपका सही है तो आपको बताया जाएगा कि सही है। तो जब तक आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे पेपर पे नहीं करोगे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। तो ये हमारी चर्चा हो जाती है कि इफ स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है। हमारा अगला जो स्टेटमेंट आता है इसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट के रूप में जानेंगे। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट के रूप में जाना आता है, जो कि सिलेक्शन के लिए जिस कीवर्ड का हम लोग उपयोग करते हैं वो स्विच होता है। देखिए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, चाहे वो बहुत पुराना हो चाहे नया हो, आपको ये सारी बातें जो सी में मैंने सिखाई या सिखाऊंगा ये एज इट इज यूज होती हैं। आप चाहे जावा यूज करें, चाहे PHP यूज करें, चाहे पाइथन यूज करें। आपको मैं फिलहाल सी का वीडियो तो दे ही रहा हूं, क्योंकि आपके O लेवल के एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है, फिलहाल हो सकता है एग्जाम का डेट आगे बढ़े लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें इसका एग्जाम होना है, इसलिए मैं इसका वीडियो का प्रायोरिटी पहले दे रहा हूं। पर मैं पाइथन हुआ, PHP हुआ या वेब टेक्नोलॉजी के और सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाया करेगा। तो अभी जो है वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है, मैं पहले एक कॉमन भाषा में बताऊं कि इसका क्या प्रयोग है। जब आपके पास एक से ज्यादा जॉब हो और उनमें किसी एक क्रिया को कराना हो, तो उस स्थिति में हम लोग स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अभी आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आप किसी भी विंडो के ऐप में काम करते हैं तो उसमें आपको मेनूज मिलते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू। तो जब आप फाइल मेनू पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारे उसमें भी कमांड्स नजर आते हैं, न्यू, ओपन, सेव। तो जरूरी नहीं कि हम सारे कमांड को चलाएं, हमें जिन कमांड की आवश्यकता होती है हम उस पर क्लिक करते हैं और वही ही कमांड चलता है। बल्कि प्रोग्रामिंग बैक साइड पे सारे कमांड के लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही सी प्रोग्राम के जरिए अगर आपको लगता है कि हमने प्रोग्रामिंग सारी बातों के लिए कर रखी है पर हमें उनमें से किसी एक को ही एग्जीक्यूट करना है, डिपेंड ऑन चॉइस, तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है, आप स्विच लिखोगे, एक एक्सप्रेशन लिखोगे और स्विच के लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा। स्विच के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में हमें एक कीवर्ड मिलता है केस। केस एक कीवर्ड है, इसे स्मॉल लेटर में लिखना है। तो आपके पास जितने चॉइस हैं उन चॉइस के लिए आपको केस लगाना होगा। केस के साथ एक कांस्टेंट लिखना होता है या एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो आपका जो स्विच का एक्सप्रेशन है वो जिस केस से मैच करता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। हर केस के स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के लास्ट में ब्रेक आप देख रहे होंगे। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दूसरे केस में वो आए तो दूसरे वाले केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके और स्विच से बाहर निकल जाए। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो जिस केस में पहुंचेगा उस केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर नीचे वाले केस में भी वो चला जाएगा। कभी कभी प्रोग्राम की ऐसी नीड होती है कि हम ब्रेक ना लगाएं, तो वो स्थिति बनने पे होती है। फिलहाल प्रत्येक केस में हमें ब्रेक लगाना होता है। ऐसे आप जितने भी केस लगाना चाहें उतने केस लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास 10 वैरायटी के काम है तो आपको 10 केस लगाना पड़ेगा। 100 वैरायटी के काम है तो आपको 100 केस लगाना पड़ेगा। इसी में ही आपको एक मिलता है डिफॉल्ट, जो ऑप्शनल होता है। अगर आपने ऐसा कोई चॉइस दे दिया जिसके लिए केस नहीं बना हुआ है तो वो डिफॉल्ट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा और उसमें जो काम आपने लिखा हुआ है वो उसको करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है स्विच स्टेटमेंट। तो अभी हमारे आगे और भी चीजें बची हुई हैं, हमें लूप भी जानना है, हमें जंप स्टेटमेंट भी जाना है, मगर मैं उन पे अभी बाद में जाऊंगा। अब मेरा जो अगला क्लास होगा
उस क्लास में जो हम लोगों ने डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ा है उनके संबंधित हम लोग ढेर सारे प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इफ एल्स या नेस्टेड इफ या एल्स इफ का प्रयोग कैसे करें और उनमें हमें कॉन्फिडेंस आए। जब हम प्रोग्रामिंग के जरिए डिसीजन मेकिंग को सीख लेंगे तब आपको स्विच स्टेटमेंट का प्रैक्टिस कराया जाएगा। स्विच स्टेटमेंट में भी नेस्टेड स्विच होता है, माने एक स्विच के अंदर आप अनदर स्विच यूज कर सकते हैं, तो आपको इसको प्रोग्रामिंग के जरिए प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर ऐसे बारी बारी आगे के जो आपको इटरेशन या लूप या जंप स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसका आप कॉपी पे नोट्स बनाएं, जो प्रोग्राम दिया जा रहा है उसे कंप्यूटर में चलाएं, जो एक्सरसाइज दिया जा रहा है उसे खुद सॉल्व करें। ना कर पाएँ तो मुझसे आप गाइड लेके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, जिससे आगे अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो आपको मिल जाया करे।